हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एस के सैनी क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पर जेमिनल से रिलेटेड पेपर यानी कि जेमिनल में जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसका मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना यानी कि क्वेश्चन उन जो भी क्वेश्चन पूछा उनका सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें यानी कि एस के सैनी क्लासेज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसमें एक मोटिवेशनल कोड भी ऐड किया है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि जीवन का यानी कि सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है फ्रेंड्स, यानी कि अभी वर्तमान में यानी कि अभी बात करें तो फिर क्या है यहाँ पर शक्तिशाली हथियार, सबसे शक्तिशाली हथियार यहाँ पर शिक्षा, अगर जिसका उपयोग आप दुनिया में बदलने के लिए कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, यानी कि शिक्षा ही एक आपके पास यानी कि सबसे बेहतर यानी कि सबसे बेहतर जीवन जीने का एक लक्ष्य रखना है अपन को। यानी कि इस सुझाव दिया गया, इसमें एक सुझाव भी दिया गया है, किसी भी विषय को मज़ेदार बनाने के लिए उसके प्रायोगिक उपयोग को समझें। यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसे यानी कि अपनी लाइफ में एक्सप्लेन यानी कि उसको मज़ेदार बनाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यानी कि यानी कि प्रैक्टिकल रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। या फिर अपने पास यानी कि उसको अगर किसी भी कार्य को कर रहे हो आप तो आप उसमें 100% देने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पर पेपर लेके आया हूँ। यानी कि अपने पास पेपर है यानी कि 23 अगस्त 2018 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पदार्थ आमतौर पर होता है। यानी कि आमतौर पर अपने पास जो वेरिएबल कैपेसिटर में यूज लेते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पदार्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, अपने पास कैपेसिटर में जो यूज लेते हैं अपने पास यानी कैपेसिटर में जो यूज लेते हैं अपन कि कैपेसिटर में जो यूज लेते हैं, कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि अपने पास यानी दो प्रकार के यहाँ कैपेसिटर हो जाते हैं। एक तो हो जाता है ऑयल कैपेसिटर, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑयल कैपेसिटर, और एक क्या हो जाता है यानी कि एयर कैपेसिटर, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एयर कैपेसिटर हो जाता है। ठीक है, तो उनके पास यानी कि जो वेरिएबल प्रकार का यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज लेंगे तो वो कौन सा होता है, यानी कि एयर कैपेसिटर होता है। कौन सा प्रकार होता है, वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगी, वेरिएबल कैपेसिटर एयर टाइप यानी कि क्या होता है, एयर कैपेसिटर होता है, यानी कि ये क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो हमारे पास इसका क्या होगा यहाँ पर, यानी कि जो एयर कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ यूज लेंगे, यहाँ पर हवा का यूज लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आंसर भी साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अपने पास यानी 250 वोल्ट पर मूल्यांकन 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात होगा। अपने यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधों का अनुपात, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पावर दे रखी है यानी दो बल्बों की। तो अपन पास P1 मान लेता हूँ मैं और एक मान लेता हूँ P2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन पास P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500 वाट और इधर P2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 200 वाट। तो 0 से 0 काट दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5:2 है फ्रेंड्स। अपने पास यानी कि क्या होता है कि P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, P बराबर क्या होता है, V² होता है। ठीक है, यानी कि जो अपने पास यानी कि जो पावर होती है वो क्या होती है, प्रतिरोध की अपोजिट होती है। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी जो पावर आ रही है तो उसको क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस में यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो यहाँ अपने पास जो P1 यानी कि क्या है, P1 और P2 का अनुपात क्या है, यानी कि 5:2 है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का अनुपात इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इधर 2:5 हो जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2:5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस पर इससे यानी कि इसको एक तरीके से और से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि P बराबर क्या होता है, V² होता है। इसको इस प्रकार लिखो, यानी कि R बराबर क्या लिखो फ्रेंड्स, यानी कि V² P लिखो। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन। और ये अपने पास कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। R2 बराबर V² और इसका V² P2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि P1 यहाँ पर। अब देखो हमारे पास V तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लेंगे, यानी कि V को ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि 1/P1 कितना दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 500 वाट, कितना है फ्रेंड्स 500 वाट, और यानी P2 कितना दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि 200 वाट दे रखा है। ठीक है,
तो बस यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, इसका उल्टा दे रखा है। तो बस यानी कि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2, यानी 1/5 और 1/2 बचा। ठीक है, तो बस इसको क्या कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया अपने पास 2:5 हो गया। तो बस रेजिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि R1 और ये क्या हो गया R2। तो बस रेजिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5। इस प्रकार रेजिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि अपने पास यानी कि जो पावर की वैल्यू आई, तो पावर की वैल्यू 1/P के रूप में क्या है अपने पास, 1/P के रूप में आई 1/5 और 1 यानी कि P2 के रूप में आई यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो बस यहाँ क्या आता है यहाँ पर R1 और यहाँ तक क्या आता है R2। ठीक है फ्रेंड्स, तुम बस इसके अपोजिट ही करोगे तो आप बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये किससे गुणा हो जाएगा, तो ये किससे गुणा हो जाएगा R1 से गुणा होते ही 5 हो गया। ठीक है, अनुपात R2 से गुणा होते हैं कितना फ्रेंड्स, ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना गया यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि R2 से। अब देखो फ्रेंड्स इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पर, रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर इसको R1 यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी तो ये तो कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी और इधर आ जाएगी। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि R1 अनुपात क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दोनों तीनों तरीके से बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर, यानी कि किसी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट, यानी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में किसकी वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बस जो ऊष्मा उत्पन्न होती है किस प्रकार होती है, H/I² के हिसाब से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर जो भी डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अपने पास इसमें देखो क्या चीज़ें आ रही है, करंट तो आ ही नहीं रही यहाँ पर टाइम भी नहीं आ रहा और यहाँ पर क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम बस रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो हम बस यानी कि क्या हो जाती है, ये अपने पास उसमें क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बस यानी कि रेजिस्टेंस को जब अपन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या होगी कि उसमें भी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस को मैं घटाता हूँ यहाँ पर तो उसमें भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि घटेगी। तो बस यहाँ पर किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ पर ऊष्मा यानी कि रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल करंट गुजरने पर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा मान का है तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी और कम मान का है तो कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया इसमें कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है। अब देखो फ्रेंड्स, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो किसके रूप में अपने पास यानी कि ऊर्जा ग्रहण करता है, तो बस जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है वो कौन सा होता है, यानी कि इंडक्टर होता है। यानी कि इंडक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ग्रहण करता है। तो इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, यानी कि L बराबर, इसको इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि जो इंडक्टर ग्रहण करता है ऊर्जा हाफ यानी 1/2 Li² के रूप में करता है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर वो किसके रूप में ग्रहण करता है, यानी कि 1/2 हाफ CV² के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि ये किस में ग्रहण करता है यह ऊर्जा को, ये तो चुंबकीय फील्ड में ग्रहण करता है और ये क्या होता है, यानी कि तारा क्षेत्र में ग्रहण करता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इसको ग्रहण करता है। ये तो कैपेसिटर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में ग्रहण करता है और ये किस में ग्रहण करता है, चुंबकीय क्षेत्र में ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऊर्जा को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर बोला गया, यानी कि ऊर्जा का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोला गया, तो यानी कि यहाँ पर इंडक्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें, यानी कि फ्यूज वायर का मूल्यांकन संदर्भ में किया जाता है, यानी कि फ्यूज वायर का मूल्यांकन किस संदर्भ में किया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, फ्यूज वायर क्या होता है, यानी कि लोड करंट का 1.5 गुना लगता है। यानी क्या होता है, यानी कि लोड करंट का फ्यूज क्या होता है, लोड करंट का 1.5 गुना लगता है। ठीक है, तो पास यानी कि आप पास जो भी फ्यूज की रेटिंग लेते हैं, बस जैसे मान लो मैंने 20-50 एम्पेयर लिखा है यहाँ पर, तो 50 एम्पेयर बस इसकी रेटिंग किस में लिखी, यानी कि एम्पेयर में इसकी रेटिंग लिखी। तो बस यानी कि जो फ्यूज का रेटिंग लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, अपना एम्पेयर में लिखी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, यानी एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, यानी किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर करंट लेता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा, यानी पूरे रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा। तो इसमें एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 2 एम्पेयर की करंट बह रही है। जिसमें बस कोई सर्किट है तो फ्रेंड्स इसमें 2 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें अपने पास क्या ज्ञात करना है, यानी कि इसका वोल्टेज ज्ञात करना है। तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या करें अपने पास, V बराबर IR करते हैं। ठीक है, तो I कितना देर का फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इंटू अपने पास R कितना देर का है, यानी 33। तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें, तो फ्रेंड्स अपने पास बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सीरीज और समांतर डीसी सर्किट में दोनों के लिए सही है, यानी कि सीरीज और समांतर के लिए, यानी दोनों के लिए डीसी सर्किट में कौन सा सर्किट सही है। तो अपने पास यानी ये बोला गया, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, एलिमेंट में अलग अलग करंट होती है। अगर एलिमेंट अपने पास श्रेणी और समांतर में जोड़े तो यहाँ पर अलग अलग करंट होती है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बोला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोला गया, वोल्टेज संयोजन होता है। यानी कि वोल्टेज क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यानी कि श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट, यानी कि श्रेणी क्रम में करंट समान होती है, जबकि समांतर क्रम में करंट समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बोला गया यहाँ पर, यानी कि श्रेणी समांतर में क्या होती है, पावर समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि PT बराबर P1 प्लस P2, यानी कि आप इस तरह आगे से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि पावर संयोजन होते हैं। ठीक है, यानी कि डीसी सर्किट में दोनों में सही है, यानी कि क्या है हमारे पास, पावर संयोजन दोनों में सही है। यानी कि पी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, V इंटू, यानी कि दोनों इस कंडीशन लागू हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज का परिवर्तन हो तो फिर धारा वापस एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों का अपोजिट हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे पास वोल्टेज बढ़ती है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों का योग, यानी कि दोनों का मल्टीपल क्या होता है, समान होता है। इसलिए पावर क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि पावर क्या होती है, दोनों सर्किटों में समान होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अगर 0.2 ओम का रेजिस्टेंस एक वायर कंडक्टर की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स आर क्या होता है, आर एल के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर एल को दुगना करते हैं अपन, क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि एल को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दुगुना कर रहा हूँ, तो फिर आर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आर भी क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो बस यानी कि जैसे प्रकार में बस, यानी कि आर कितना है यहाँ पर 0.2 में, तो फिर अपन बस रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। यानी कि 0.2 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 0.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ का रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित करते हैं। यानी कि अपने पास रेशम की छड़ क्या स्थानांतरित करती है, यानी कि यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स, तो उनका सही बोले कि अगर कि अपन पास इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा का संचालन करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा का क्या करता है, संचालन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ही आवेश को प्रभावित करवाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आवेश को प्रभावित करता है। जबकि अपने पास नाभिक में क्या होता है, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, अपने पास बाई कक्षा पर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े रेशम के कपड़े के एक साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ के रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करता है। यानी कि रेशम की छड़ क्या स्थानांतरित करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक विद्युतीय प्रतिरोध के लिए समान अनुप्रस्थ काट वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन है। फ्रेंड्स यहाँ पर वजन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर यानी कि चालकता की बात की, यानी कि चालकता की बात करें तो फिर बस यानी कि आती है 60%, यानी कॉपर की अपेक्षा, यानी कि एल्यूमिनियम की अपेक्षा कॉपर की चालकता 60%, यानी कि कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है फ्रेंड्स, यानी कि 60% होती है। अब फ्रेंड्स किस प्रकार होती है ये, तो आपके सामने बात करें फ्रेंड्स, यानी कि एक विद्युतीय प्रतिरोध यानी चालक यहाँ पर बोला गया, यानी कि प्रतिरोध यहाँ पर वजन की बात नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिरोध यानी कि परसेंट में क्या होती है, एक प्रतिरोधकता होती है, यानी कि कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने पास मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ आपको, यानी कि सिल्वर की जो पहले यानी कि प्रतिरोधकता से रूबरू करा देता हूँ आपको। यानी कि सिल्वर की जो प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है, 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻6 ओम सेमी होती है। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसको सेमी को मीटर में चेंज करना चाहो तो फिर बस क्या करेंगे, इसमें
100 का भाग लगा देंगे, यानी कि सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपने 100 का भाग लगा देंगे। अब इसमें 100 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, यानी कि सेंटीमीटर में तो ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होती है, और आप मीटर में चेंज करें तो क्या होगा 1.6 मल्टीपल 10⁻8 ओम इसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी। ठीक है, फिर फ्रेंड्स मैं आपको और भी लिखा देता हूँ, यानी कॉपर की लिखा देता हूँ। जैसे कॉपर की प्रतिरोधकता किस प्रकार होती है, यानी कॉपर की बात करें तो कॉपर की बात करूँ, यानी कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेमी। अब इसको मीटर में चेंज करना था, इसके अकॉर्डिंग मीटर में चेंज कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यानी 1.7 मल्टीपल 10⁻8 ओम सेमी यानी कि मीटर हो जाएगी। ठीक है, और भी लिखा देता हूँ मैं आपको। और जिस प्रकार के पास गोल्ड होती है, गोल्ड क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि 2.2 मल्टीपल 10⁻⁻6 ओम सेमी होती है। ठीक है, आप इसको भी मीटर में चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद निकालता हूँ मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की कितनी होती है फ्रेंड्स, यानी कि 2.78 इंटू 10⁻⁻6 ओम क्या होती है सेमी होती है। ठीक है, इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखा दी, और फिर आपको यहाँ पर निकालनी क्या है अपने पास, यानी कि चालकता निकालनी। ठीक है, तो चालकता निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर चालकता लिखा, यहाँ पर आप चालकता निकालना चाहो तो चालकता इस प्रकार निकाल सकते हो। जिस प्रकार हमारे पास चालकता क्या होती है, चालकता यानी कि 1 प्रतिरोधकता क्या होती है फ्रेंड्स, 1 क्या होती है प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कि इस चालकता को किसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने जी से, और हमारे पास इसको 1 यानी प्रतिरोधकता को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि किस प्रकार निकालोगे आप चालकता, यानी कि हमारे पास कॉपर की तुलना में निकालने अपने, तो कॉपर की तुलना में निकालने क्या करोगे आप यहाँ पर, जिस प्रकार हमारे पास यानी कि एल्यूमिनियम की चालकता ली अपने, तो एल्यूमिनियम कितने लिए यहाँ पर, यानी कि एल्यूमिनियम की कितने थी फ्रेंड्स, यानी कि कितने थी फ्रेंड्स, यानी कि 2.78 मल्टीपल 10⁻⁻ कितनी थी -6। ठीक है, और हमारे पास यानी कॉपर की कितनी थी, कॉपर की कितनी थी फ्रेंड्स 1/1.7 मल्टीपल 10⁻⁻6 होती। ठीक है, तो आप इसको यानी कि आंतरिक पद और बाह्य पद का गुणनफल करोगे तो आंतरिक पद और एक हो जाता है बाह्य पद हो जाता है। ठीक है, तो बस 1.7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाते ही क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 1.7 मल्टीपल 10⁻⁻6 बटे 2.78 मल्टीपल 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया। ठीक है, मल्टीपल 100 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको इससे काटोगे तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो पॉइंट कहाँ किससे गया फ्रेंड्स अपना, यानी कि 17/27.8 हो गया, मल्टीपल 100 हो गया। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जाएगा 61%। ठीक है, तो अपने पास यानी बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की अपेक्षा कितनी होती है, यानी कि 60% होती है, यानी कि 61% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड्स हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यानी 11वां। तो इसमें क्या बोला गया, नारंगी काला भूरा और बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हुआ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पर BROY बी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर और नो कलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ये कलर कोडिंग की टेबल होती है। ठीक है, तो बस यानी कि अपने पास किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर कोडिंग बढ़ जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर इसको सोल्व करके बता देता हूँ। तो मेरे पास यानी कितने तरह के, यानी कि मैं थोड़े से अंक लिख देता हूँ BBROY। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी टॉलरेंस क्या होती है, इसकी जो अंक सार्थ कितना होता है नंबर, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 होता है। ठीक है, तो बस क्या पूछा गया यहाँ पर, दोनों बार ऑरेंज बोला गया इसमें, तो अपने पास ऑरेंज कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बोला गया इसने काला। ठीक है, तो बस अंक सार्थ की 3 टेबल होती है। ठीक है, तो 3 टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, यानी जो काला का होगा वो क्या होगा 10 की पावर, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिखो, यानी BBROY 0 1 2 3 और 4, तो 3 3
मल्टीपल अपने पास यानी कि काला का क्या होगा यहाँ पर 0, फिर अपने पास पूर्णा और अपने पास बोला गया भूरा, भूरा कितना होगा 10⁻1, ठीक है। और अपने पास बोला गया यानी कि बैंगनी, तो बैंगनी अपने पास क्या पहुँच जाएंगे बैंगनी, यानी कि ये तो क्या हो गया अपने यानी कि अंक सार्थक, और ये क्या हो गया गुणक सार्थक, और अपने पास बैंगनी किस में आ जाएगा टॉलरेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो टॉलरेंस बैंगनी की क्या होती है खाली होती है, तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि 3300 ओम हो जाएगी। परंतु अपने पास यानी कि 3300 ओम नहीं दे रहेगा, तो आप इसको किलो में चेंज कर सकते हो, क्योंकि किलो ओम में भी ऑप्शन मिल रही है। तो किलो में चेंज करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर 1000 का भाग लगाओगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इसका पॉइंट लग के क्या हो गया यहाँ पर 3.3 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस जो भी अपने पास यानी कि रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं 5 कलर कोडिंग होती है, ठीक है। तो 5 कलर कोडिंग बहुत सी जगह आपको क्या पढ़ने को मिलेगा यानी कि 3 कलर कोडिंग रेजिस्टेंस मिलेंगे, मगर अपने पास रियल रूप में क्या होता है 5 कलर कोडिंग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये हो रहा है। अगर आप 3 कलर कोडिंग अकॉर्डिंग करोगे तो आपका ये आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आपको क्या लगाओगे फिर अगर ऐसे सोल्व करोगे तो फिर यहाँ पर 33 ओम के लमसम आप आंसर लगाओगे, ठीक है। तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर यानी चित्र में दिए गए चित्र में यानी कि नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन सा घटक एक मानक संकेत को अंकित करता है, यानी कि क्या कर रहा है फ्रेंड्स यानी कि एक ऐसा घटक है जो क्या होता है यानी कि इसमें यानी कि ऊर्जा देने के बाद यानी कि ये क्या होता है फ्रेंड्स प्रकाश, अब इसको लाइट पर यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि क्या करता है यानी कि इसको प्रकाश देने के बाद ही क्या होता है ये चालू होता है, ठीक है। यानी कि लाइट डिपेंडेंट लाइट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के रेजिस्टेंस 2-4 देखने को मिलेंगे, तो सिंबल आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार आप एलईडी की बात करें तो एलईडी में क्या होता है जिस प्रकार इस प्रकार की एलईडी होती है तो इसमें भी ऐसा सिंबल मिलता है आपको। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो आपको एलईडी में भी इस प्रकार के सिंबल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज नहीं होने का। एक होता है आपका फोटो सेल होता है, तो फोटो सेल भी इस प्रकार का सिंबल होता है। फोटो सेल में किस प्रकार का सिंबल होता है यानी कि इस प्रकार का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस प्रकार लाइट आती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है यानी कि फोटो सेल या फिर इसको फोटो ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है यानी कि चित्र में यानी कि चित्र पहचाना है कि किसका चित्र है, तो ये किसका चित्र है यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रकाश इसको लाइट देने के बाद ये क्या होता है यानी कि ऑपरेट होता है यानी कि चालू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी कहा जाता है, यानी कि बैटरी कहा जाता है। तो बैटरी को क्या कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास यानी कि जैसे हमारे पास बैटरी मान लो आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप इस प्रकार यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मापते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जिसका मापन कर रहे हो तो फिर क्या बताएगा यानी कि ओपन सर्किट बिना लोड कंडीशन में, तो आप जिसका मापन करते हो तो वो अपना विद्युतवाहक बल होता है यानी कि ईएमएफ होता है, ठीक है। अगर लोड कंडीशन में आप किसी का मापन कर रहे हो यानी कि कोई उसके श्रेणी या समांतर में लोड जुड़ा हो, तो फिर वहाँ पर अपने किसका मापन करते हैं टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का मापन करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि ये बोला गया यानी कि 2 टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर कब आएगा जब उसके में लोड कनेक्ट हो, जिस प्रकार जिससे मैं बताऊँ आपको इस प्रकार आप जैसे यहाँ पर लोड कनेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार लोड कनेक्ट हो रहा हो तो बस यहाँ पर मापोगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। तो लोड कंडीशन में क्या प्राप्त होता है अपन को टर्मिनल वोल्टेज, और बिना लोड कंडीशन में क्या प्राप्त होता है अपन को ईएमएफ प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि विद्युतवाहक बल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विभव में अंतर कब आता है जब इसके लोड जुड़ा हो, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि अंतर क्या बोला गया है विभव में अंतर कैसे आएगा, तो वी बराबर ई माइनस आई और आर, ठीक है मैंने, यानी कि ड्रॉप है तो ड्रॉप को इसमें माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा विभव में अंतर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यानी कि एक रियोस्टेट में इनमें से कौन सा फलू पोटेंशियोमीटर से अलग है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियोमीटर से अलग है, यानी कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर में क्या चीज़ अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यानी कि दोनों के उनकी जांच करनी है अपन को कि पोटेंशियोमीटर से क्या अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो पास यानी कि दोनों डिवाइस हैं कैसी यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस हैं, यानी कि कैसी डिवाइस है दोनों यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस हैं, ठीक है। और ये रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं, यानी कि रियोस्टेट होता है
ये रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी कि करंट कंट्रोल डिवाइस के रूप में अपन इसको काम लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो पोटेंशियोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसका संयोजन अपने ब्रिज के साथ लगाते हैं या फिर मैक्सिमम ब्रिज की, यानी कि ब्रिज जो ब्रिज में नियम लागू होता है तो उनके साथ इसको उपयोग करते हैं। जिससे प्रकार ब्रिज यानी कि मैक्सवेल का ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, इम्पीडेंस ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस प्रकार इनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन पास और ये क्या होती है, यानी कि 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, और ये भी क्या होती है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है। और अगर बात करें तो इनकी पावर रेटिंग कम होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इनकी पावर रेटिंग कम होती है, पावर रेटिंग कम होती है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसको ऑप्शन चेक करते हैं आप, यानी कि ऑप्शन क्या चेक करोगे, इसमें कम वोल्टेज रेटिंग होती है, ये भी सही है, यानी कम अलग पूछा गया है यहाँ पर, अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी, यानी कि ये भी होता है इसमें। और इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, तो ये भी होते हैं संख्या में, यानी कि रियोस्टेट में क्या होते हैं, यानी कि इसमें क्या होती है, कम वोल्टेज रेटिंग होती है, ये भी सही है। और इसमें क्या होती है, बड़ी संख्या में मोड होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार इसमें क्या होती है, इस एक स्लाइड में क्या होती है फ्रेंड्स, इस प्रकार उसमें रेजिस्टेंस के वायर लिपटे होते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे, बड़ी संख्या में टैपिंग की सुविधा होती है, और इसमें 2-3 जगह अपने टैपिंग होती है। ठीक है। और इसमें क्या होती है, उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा बल्ब पोटेंशियोमीटर से अलग है, यानी कि इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग नहीं होती है। ठीक है। तो यानी कि पोटेंशियोमीटर से यही अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बस, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूह पैरामीटर सर्किट में किस नोड के निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के नियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 नियम होते हैं, एक तो केसीएल और एक केवीएल होता है। एक तो केसीएल और एक क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि एक केवीएल नियम होता है। ठीक है। यानी कि किरचॉफ करंट लॉ और एक क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है। तो बस यानी क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि ये तो होता है एक संधि नियम, इसको संधि नियम भी बोलते हैं, यानी कि नोड एनालिसिस लॉ, यानी कि संधि नियम। ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि संधि नियम, और एक क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यानी कि ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, यानी कि इसको बोलते हैं अपने पास, यानी कि इसको बोलते हैं मेश एनालिसिस लॉ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेश एनालिसिस लॉ, यानी कि किरचॉफ करंट वोल्टेज मेश एनालिसिस लॉ, यानी कि लूप संरक्षण नियम। ठीक है। और फिर इसको बोलते हैं, यानी इसको बोले जैसे ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ, तो इसको क्या बोलेंगे अपने पास, यानी कि इसको बोलेंगे तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं अपने पास, देखो ये फ्रेंड्स इसे क्या होता है, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ, और ये क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम। और ये क्या होता है, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम होता है, तो आवेश संरक्षण, ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया हमारे पास किरचॉफ करंट के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर क्या लगे, केसीएल लगे। तो केसीएल के बारे में आपको यहाँ पर बताना, केसीएल नियम में क्या क्या होता है। केसीएल नियम में क्या होता है, यानी कि किसी संधि पर धाराओं का सदिश बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड्स, यानी केसीएल नियम में क्या होता है कि केसीएल नियम में होता है कि किसी भी संधि पर धाराओं का सदिश बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। यानी कि सदिश बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि शून्य होता है। ठीक है। तो बस जिस प्रकार, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि धाराओं का बीजगणितीय योग, वहाँ पर क्या आना चाहिए, सदिश भी आना चाहिए, सदिश का ऑप्शन आना चाहिए। अगर आप बस बीजगणितीय योग की बात करें तो जिस प्रकार मैं यहाँ पर बात करूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो इनका अपने पास बीजगणितीय योग क्या करें, 0, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आंसर अपना गलत हो जाता है। यानी कि सदिश बीजगणितीय, यानी कि अपने पास, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा अगर प्लस है तो अपने पास आने वाली धारा किस मानेंगे, वहाँ पर माइनस मानेंगे, तो ये नियम अपना यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो अपन पास किस प्रकार मिलेगा अपने को, यानी कि जिस प्रकार मैं यहाँ पर आपके लिए एक बनाता हूँ यहाँ पर नोड। ठीक है। ये तो आने वाली धारा, और ये क्या होती है, बस जाने वाली धारा मानो। ठीक है। तो इसको मानो मैं I1, और इसको मानो मैं I4, और इसको मानो मैं I3, और इसको मान लेता हूँ मैं I2। ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाली धारा कौन सी है, I1 और I4 है, तो I1 प्लस I4 बराबर और I2 प्लस I3। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनका सदिश योग करोगे तो किस प्रकार करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सदिश योग करके बताता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस, यानी कि रुको फ्रेंड्स थोड़ा सा, I1 प्लस I4 प्लस I2 प्लस
ये फ्रेंड्स अपने पास जैसे मैंने यहाँ पर किस प्रकार लिया, जिस प्रकार अपने पास यानी क्या था यहाँ पर I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 था। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इधर पक्षांतर कर दिया, तो फिर क्या बचा, इसके बराबर में 0 बचा। ठीक है, क्या बचा फ्रेंड्स, इसके बराबर में 0, यानी कि इसको पक्षांतरण करने के बाद अपन को ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उन पास क्या हो जाएगा, तो उन पास इसका योग करेंगे तो फिर क्या होगा अपन को, यानी कि प्राप्त किया हुआ 0 होगा। तो उन पास सदिश योग इस प्रकार से किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, इस प्रकार मिल जाए आपको आंसर, तो वो आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ की एक समीकरण यानी कि समीकरण लगते हैं, यानी कि समेशन आई यानी सदिश और ए बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है कि शाखाओं कितनी शाखाएं, तो उनकी संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो इनका सदिश योग क्या होता है, 0 होता है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का सदिश योग क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यानी किरचॉफ का नियम अनुसार समूह पैरामीटर में सर्किट में किसी नोड पर निकलने वाली करंट का बीजगणित योग क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर पहले से खाली स्थान दे दिया। यहाँ पर क्या बोला गया, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या होता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरित कर रखा है। जिस पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर Q मान लिया और यहाँ पर माना है Q2, तो यहाँ पर जैसे पास ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहाँ भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो बस आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यानी कि आवेश किस रूप में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरों तक प्रभावित करने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत, यानी कि इसको भेजने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज एक स्थिर विद्युत फील्ड है के रूप में इकाई चार्ज, यानी कि इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया जाने वाला कार्य क्या होता है, यानी कि स्थानांतरित कर रखा है। तो इसको क्या कर रहा है, जिस प्रकार बस V बराबर क्या होता है अपना W/T होता है, यानी कि कार्य को क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, कुछ समय लग रहा है, तो फिर बस क्या बोलेंगे उसको, वोल्टेज बोलेंगे। यानी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने में वाला बल क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। क्यों से जिस पर Q2 की ओर ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इसमें कौन सी डिवाइस है एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाती है। इसमें कौन सी वोल्टेज डिवाइस एक सेकेंड के साथ में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाती है। तो सर्किट किस प्रकार बनाना है, टू रेजिस्टेंस वाली सर्किट बनाती है। तो कौन सी डिवाइस होती है वो, तो इस प्रकार बनाती है फ्रेंड्स, यानी कि ये टू रेजिस्टेंस वाली सर्किट बनाती है। यानी कि इस प्रकार जो सर्किट बनता है फ्रेंड्स, ये बेस टर्मिनल, ठीक है, और ये इमीटर टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, तो इस प्रकार बस यानी कि प्रवेश और इससे क्या होता है अपने पास निकास हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसमें क्या बोला गया, इसमें से वो कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है। तो वो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाने के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ रहे हैं, यानी कि दो रेजिस्टेंस जुड़ रही है। तो दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट कौन सा बना रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर इसका आंसर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यानी कि R1 और एक R2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कॉपर कितने नंबर, अपना जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसमें कॉपर कितने नंबर पर आता है, यानी कि 29 नंबर पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है फ्रेंड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18 और 1 होता है, यानी कि 2, 8, 18, 1 होता है। तो इसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यानी कि चालक धातु, यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसकी बाई कक्षा में क्या हो जाती है, चालक धातु कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार यहाँ पर दूसरा है, यानी कि 16 नंबर पर कौन सा आता है, सल्फर आता है। कौन सा आता है फ्रेंड्स, यानी कि सल्फर आता है। ठीक है, तो सल्फर की आप कॉन्वर्टिकेशन करोगे तो कितना हो गया, 2, 8 और 6। तो फ्रेंड्स एक यानी कि क्या होगा, इसकी चालकता यानी कि 4 से ज़्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ये कुचाल की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि सल्फर क्या हो जाता है, एक कुचाल की श्रेणी में आ जाता है। इससे प्रकार यहाँ पर देखो आप, ये देखो यहाँ पर इसका क्या है 2 और इसका 2, यानी कि फ्रेंड्स यानी कि ये बेरिलियम होता है, तो ये क्या हो जाता है, एक चालक की धातु के अकॉर्डिंग इसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है,
2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम बस ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 22। तो इसमें बोल रहे हैं टाइटेनियम का होता है ये। 22 नंबर पर कौन सा आता है, टाइटेनियम आता है। तो टाइटेनियम की बरोगे तो कितना, किस प्रकार बरोगे, यानी 2, 8, 10 और ये 2। तो इसके बाइक एग्जाम कितने यहाँ पर 2 है। तो फिर ये भी क्या है, एक चालक धातु है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 32 यानी कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर 34। तो 34 किसका होता है, सेलेनियम का होता है। तो सेलेनियम हमारे पास सेलेनियम की कौन सा हो जाएगा, 2, 8, 18 एंड 6 हो जाएगा। तो फिर अपन पास इसकी बाइक एग्जाम क्या है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ चाल की बात ही और करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है किसका, ये कॉपर का पूछा गया है। तो कॉपर का क्या हुआ, 29 होगा। तो इसकी बाइक एग्जाम कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यानी ये एक चालक धातु है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित करता है डीसी में, यानी डीसी को किस में चेंज कर रहा है, डीसी में चेंज कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि चॉपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी नया बना है। ये अपने पास यानी कि भाई जो वर्तमान में प्रचलित है, एक चॉपर यानी कि क्या करता है, डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, यानी कि डीसी को डीसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर रेक्टिफायर दे रखा है। तो ये क्या करता है, यानी कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, यानी कि एसी टू डीसी में। इसी प्रकार इन्वर्टर दे रखा है। इन्वर्टर क्या करता है, एसी टू डीसी में। तो फिर क्या करता है फ्रेंड्स, यानी कि डीसी में करके बैटरी में स्टोर करता है। फिर बैटरी से स्टोर करने के बाद क्या करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी किस में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, ये एसी में कन्वर्ट करता है। तो हम बस इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर एसी को डीसी में तो ग्रहण करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके तो ग्रहण करता है। जबकि इसमें आउटपुट के रूप में क्या निकाला है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है। और यहाँ पर साइकिल कन्वर्टर बोला गया, ये भी इस प्रकार वर्क करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डीसी टू डीसी की बात की तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि चॉपर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि क्वेश्चन है यहाँ पर 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया पावर इलेक्ट्रॉनिक के शब्दावली में एससीआर का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी कि एससीआर का विस्तारित रूप फुल नेम पूछा गया है एससीआर का, ठीक है। तो इसका फुल नेम क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिलिकॉन का विस्तारित रूप होता है। तो आंसर कौन सा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल्ड सिलिकॉन रेक्टिफायर होता है। तो आंसर क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसकी फुल फॉर्म इसमें मिल रही है। तो आपको ये फुल फॉर्म में भी याद रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा और आज की वीडियो अपने यहीं तक रखते हैं। यानी मैं हर एक वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बस यानी पेपर सारे सोल्व कर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं, यानी कि आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।